हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम हमारे इंडियन पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के अपेंडिक्स में आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे 1 से 395 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। मतलब कि जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें से हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को हाईलाइट करेंगे और ये हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई पॉइंट में लाइन में पूछ लिए जाते हैं कि इस आर्टिकल में ये होता है या ये काम किस आर्टिकल में होता है ना, ऐसा किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो संघ का प्रावधान है वगैरह, ये सब किस आर्टिकल में है? तो वो 1 से 4 तक है कि हम किस क्षेत्र में रहते हैं, कितनी हमारी टेरिटरी है, उसकी एक्सटेंशन कब होना है। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द नेशन, आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 2 में क्या है? एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 2A में क्या है? सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। सिक्किम को एसोसिएट कर दिया जाएगा यूनियन के साथ। अब ये रिपील्ड हो गया है आर्टिकल 2A। फिर थर्ड में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्री और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो ये आर्टिकल बहुत बार यूज़ किया गया है कि नए स्टेट्स बनाए गए हैं, उनके एरिया को चेंज किया गया है, बाउंड्रीज और उनके नाम को चेंज किया गया है। फिर आर्टिकल 4 में क्या है? लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 provide for amendment of the first and fourth schedule एंड सप्लीमेंटल एंड इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेशनल मैटर्स, है ना, वही सारे मैटर्स का शेड्यूल में जो पढ़ते हैं कॉमन, ये सब चीज़ों का जिक्र है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। न्यू स्टेट का फॉर्मेशन, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज एंड बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। फिर सिटीजनशिप कहाँ से कहाँ तक रहती है? तो आर्टिकल 5 से इधर देख रहे हैं आप आर्टिकल 11 तक। 5 का क्या है? आर्टिकल 5 में सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 6 में है सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। 7 में है सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, कुछ जो चले गए हैं। फिर 8th में सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के। 8th में क्या है? इंडियन ओरिजिन। 9 में क्या है? वॉलेंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। जो बाहर की सदस्यता ले लेंगे तो वो इंडिया की सदस्यता उनकी ख़त्म हो जाएगी। 9 में है। 10 में क्या है? कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। 11 में क्या है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ। ये पार्लियामेंट के पास रेगुलेट करने का है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप क्या है, अधिकार सिटीजनशिप के। उसके बाद महत्वपूर्ण आ जाते हैं हमारे पास आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। ये तो ये कहाँ से कहाँ तक हैं? ये हमारे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो 12 में आ जाता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 13 में है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो भी लॉज इनकंसिस्टेंट हैं विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट्स को डिग्रेड कर रहे हैं तो वो इनकंसिस्टेंट कर दिए जाएंगे लॉज। आर्टिकल 13 में ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये प्रोहिबिट कर दिया गया है कि कोई भेदभाव ना हो। 16 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 में है अपॉर्चुनिटी मिले सबको। 17 में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। 18 में टाइटल्स हटाओ। 19 में सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, 19 में आप बोल सकते हो। 20 में कन्विक्शन ऑफ फॉर अफेंसेस, कुछ प्रोटेक्शन मिल जाएगी अगर आपने अफेंसेस किए हैं तो कुछ केसेस में आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। आर्टिकल 20 में है, मतलब कुछ काम करके आप भाग सकते हो, आर्टिकल 20 में ऐसा लिखा है। 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A में राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये संशोधन करके लाया गया था तो ये इंपॉर्टेंट है। 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ केस में अरेस्ट के खिलाफ आपको डिटेंशन के खिलाफ प्रोटेक्शन मिलता है। 20 और 22 लगभग एक जैसा है। फिर 23 में देखते हैं प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर,
कोई जबरिया मजदूरी करा रहा है, ठीक है, या फिर इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है ह्यूमन बींग्स की अंग प्रत्यारोपण के लिए बेचे जा रहा है, तो वो 23 में है। 23 में ध्यान रखें, आपको कोई बेच नहीं सकता। 24 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज को रोका गया है। 24 में क्या है, बच्चों को रोका गया है फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट के लिए। 25 में फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस और प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। 25 में बता रहे हैं कि आप अपने रिलीजन को बढ़ा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, जो आपकी अंतरात्मा कहे वैसा प्रोफेशन और प्रैक्टिस और प्रोपेगेशन कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 25। फिर 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अपने रिलीजियस अफेयर्स को संभाल सकते हैं। तो 25-26 लगभग एक जैसा है, ठीक है। और 23 और 24 एक जैसा है। 23 और 24 एक जैसा क्यों है, क्योंकि इसमें ह्यूमन ट्रैफिक को रोका गया और बच्चों को काम करने से रोका गया है। और 20 और 22 एक जैसा है, क्योंकि इसमें कुछ अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ प्रोटेक्शन है, इसमें कन्विक्शन के खिलाफ प्रोटेक्शन है। और 21 और 21 ए एक जैसा है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप, हम अटेंड कर सकते हैं सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे रिलीजियस वर्शिप हो सकती है, 28 में कहा गया है। 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ है और राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश। तो ये देखिए 28, 29 और 30 ये लगभग एक जैसे हैं, और लगभग यहाँ से ही ये रिलीजन को प्रोपगेट करना और मतलब कि मुस्लिम आबादी को संरक्षण प्रदान करने के लिए, उनके इस्लाम धर्म को प्रोपगेट करने के लिए, किसी भी जाति के धर्म को प्रोपगेट करने के लिए देखिए 25 से 30 तक लगभग प्रावधान लगते हैं कि आप अपने कंसाइन का जो भी है प्रोफेशन को, रिलीजन को मान सकते हैं, फ्रीडम है। फिर रिलीजियस अफेयर्स 26 में, फिर 27 में टैक्स वगैरह बचा सकते हैं रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए। 28 में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है। फिर 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ है। फिर 30 में माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही आप रिलीजन फैलाने के जो क्रियाकलाप हैं वो इन आर्टिकल्स में देख सकते हैं। ये कानून एक जैसे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। ये आपके 25 से 30 तक जो कानून है इनको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 31 में आ जाता है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये रिपील्ड हो गया 31। फिर 31A में सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट, तो ऐसे लॉज को संरक्षित किया गया है, अगर कोई स्टेट को एक्विजिशन करना है स्टेट को। फिर उसके बाद आ जाता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, ये 31B में है। 31C में है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सेविंग ऑफ लॉज इन रिस्पेक्ट टू एंटी नेशनल एक्टिविटीज रिपील्ड कर दिया गया है। तो 31 से लगभग 31D तक ये एक जैसे लग रहे हैं। फिर 32 में देखिए, तो 32 में रेमेडीज ऑफ इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स, तो ये 32 में एक जैसा है। फिर 32A में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉज नॉट टू बी कंसिडर्ड इन प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 32, ये रिपील कर दिया गया है, तो इसको हमें नहीं पढ़ना। अब आ जाते हैं इधर पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस, ये पार्लियामेंट इनके मॉडिफाई कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। आर्टिकल 33 में ऐसा कहा गया है, आर्टिकल 33 में है। और 34 में क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शियल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया, रिस्ट्रिक्शन लग जाता है फंडामेंटल राइट्स में जब मार्शियल लॉ किसी एरिया में लगता है, तो ये 34 में है कि मार्शियल लॉ लगने पर फंडामेंटल राइट्स रोका जा रहा है। इसके बाद देखते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो 36 से 51 तक हैं। तो वनडे एग्जाम्स में तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 आर्टिकल तक। 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 37 में एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ पे अप्लाई होंगे, 38 में स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मतलब कि सोशल ऑर्डर बना रहे
ऐसा प्रमोट करे। तो 38 में ये सोशल ऑर्डर बना रहे हैं। 39 में सेंट्रल प्रिंसिपल्स ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, कुछ प्रिंसिपल कुछ सिद्धांत ले पॉलिसी बनाने में, कुछ सिद्धांतों का उपयोग करे स्टेट, ऐसा 39 में कहा गया है। फिर 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सबको समान न्याय मिले और फ्री लीगल सहायता मिले 39A में। तो ये बहुत बार आता है 39A का जो है आपका 39A बहुत बार पूछा जाता है। 39A में क्या है, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड मिले। 38 में क्या है आपका, सोशल ऑर्डर मेंटेन करें। 36 में क्या है, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। यहाँ पे 12 में भी डिफिनीशन ऑफ स्टेट कर, मतलब स्टेट में ही तो ये चीज़ें लागू होंगी। और स्टेट है क्या, तो स्टेट ये है। यहाँ 12 और 36 में डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद 40 में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो विलेज पंचायत 40 में है। 41 में क्या है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, काम करने की, एजुकेशन पाने की, पब्लिक असिस्टेंट पाने की राइट जो है वो 41 में है। फिर इम्पॉर्टेंट जो है ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, ये सब बढ़िया रहे मैटर, काम करने की जगह अच्छी हो, जस्ट हो, तो ये 42 में है। 43 में लिविंग वेज मिले, वर्कर्स को कम से कम अच्छी वेज मिले, तनख्वाह मिले। फिर 43B में क्या है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 44 में क्या आपके पास, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 44 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं 45 में क्या है, प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स। तो अगर पूछ लिया जाए कि 6 साल तक के बच्चों के लिए प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 45 में है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर मिले और एजुकेशन टू चिल्ड्रन मिले बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स। तो 6 साल से पहले के बच्चों के लिए केयर मिले, एजुकेशन मिले, किस प्रावधान में है, 45 में है। 46 में क्या है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन 46 में है। 47 में क्या है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ, ये सब किस में है, ये 47 में है। तो 47 में हेल्थ पर डिस्कस किया गया है। 48 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो 48 में क्या है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48A में क्या है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो 48A में याद रखिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रावधान है। 48A ये याद रखिए, ये पूछा जाता है। 49 में प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब किसी कोई मोनूमेंट चल रहा हो, जैसे कि मान लीजिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, में 4 पॉइंट दिए गए हों कि ये किस डीपीएसपी में रूल में लिखा गया है कि आपके मोनूमेंट्स की आपको सुरक्षा करनी है, तो ये आपको आर्टिकल 49 में लिखा गया है कि आपको अपने मोनूमेंट्स जो हैं, धरोहर हैं जो हैं, सांस्कृतिक धरोहर जो हैं देश की, उनकी सुरक्षा करनी है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आया हुआ था क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम्स में। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन हो, मतलब ये आपस में मिली हुई ना हो, कि एग्जीक्यूटिव वाले जो अधिकारी हैं उनके दोस्त जज बैठे हों, तो एग्जीक्यूटिव ने यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार किया और जज उसका मित्र हुआ, तो उसके खिलाफ ना जाकर उसको बचा लेगा, है ना। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये दोनों अलग अलग हों। 51 में क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हो, मतलब कि एक देश दूसरे देश में अपने जासूस भेजकर या कुछ आतंकवाद ना फैलाए, ठीक है। तो ये हमारे डीपीएसपी 51 में है। तो डीपीएसपी के कुछ प्रमुख एक बार फिर से देख लेते हैं। 51 जो है, दूसरे के घर अशांति ना फैलाए, इंटरनेशनल पीस रहे। एक बार फिर से देख लेते हैं। 51 में इंटरनेशनल पीस है। 50 में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन है। 49 में मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा करें। 48A में एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट वगैरह हम बचा लें। उसके बाद 48 में एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री को करें, ऑर्गेनाइज करें। 47 में ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, 47 में न्यूट्रिशन बढ़िया करे, पब्लिक हेल्थ बढ़ाए, हैं, पब्लिक हेल्थ के लिए 47 में। 46 में
एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेड्यूल कास्ट, एक एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट SC ST के देखे और वीकर सेक्शन के देखे 46 में, तो एजुकेशन से रिलेटेड अगर आ जाए तो 46 है, ठीक है। और 6 साल से बच्चों के लिए केयर वगैरह एजुकेशन देखें तो 45 है। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए तो ये हिंदू मुसलमान और सबके जो है मैरिज करने के एक्ट और ये सभी के जो है कानून एक जैसे हो जाएंगे, तो 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर 43B में प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, 43B। 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, वर्कर का भी पार्टिसिपेशन हो मैनेजमेंट में इंडस्ट्रीज में, 43A में। 43 में लिविंग वेज। 42 में बढ़िया कंडीशन है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक टॉपिक टॉपिक जो है वो लगभग एक जैसे हैं, जैसे 41, 42, 43, 43A और 43B भी है ना। तो इन टॉपिक्स को आप देखेंगे तो ये लगभग एक जैसे लगेंगे कि कोई वर्कर है तो उसको क्या सुरक्षा देनी है, वो इन टॉपिक्स में दिखाया गया है। कि जैसे पहले तो 40 में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। फिर 40-41 में क्या है, राइट टू वर्क है, एजुकेशन है, पब्लिक असिस्टेंट है। फिर 42 में अब वर्क करने का राइट तो मिल गया है लेकिन वहाँ पे कंडीशन जस्ट हो, तो 42 में। 43 में फिर तनख्वाह अच्छी हो। 43A में वर्कर को मैनेजमेंट में भी सहभागी लिया जाए और 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए। तो ये लगभग 40 से 43B तक मामला जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम कहाँ से कहाँ तक बता रहे हैं, 41 से 43B तक ये मामला जुड़ा हुआ है कि यहाँ पे 41 में वर्क मिले, फिर 42 में जस्ट और ह्यूमन कंडीशन हो, फिर 43 में लिविंग वेज हो, फिर 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट हो, 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रमोट करें। तो इतना हो गया, अब आगे चलते हैं। अब आ जाती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। पहले तो हमने फंडामेंटल राइट्स देखे, फिर DPSP देखा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ देखी, फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हमारे कर्तव्य क्या हैं, एक सिटीज़न के क्या कर्तव्य हैं, तो 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। इसमें 11 ड्यूटीज़ हैं जिनका डिस्कशन आप अलग लेक्चर में देखिएगा। हाँ, अभी हम केवल आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं कि किस आर्टिकल में क्या वर्णित है। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर आ गया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पे, तो 52 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ एक इंडिया होगा। 53 में उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। 54 में उसका इलेक्शन कैसे होता है। 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन कैसे होगा, मतलब किस तरह से वो चुना जाएगा। 56 में उसके ऑफिस का टर्म क्या होगा, कितने कार्यकाल तक वो कार्य करेगा। 57 में एलिजिबिलिटी क्या है उसके री इलेक्शन की। 58 में क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। 59 में कंडीशन फॉर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, क्या कंडीशन है, कैसे कार्य करेगा वो। 60 में वो ओथ कैसे लेगा, शपथ कैसे लेगा। 61 में उसकी इम्पीचमेंट का, 60, 61, 62 आप समझ रहे होंगे, 61, 62, तो इम्पीचमेंट है 61 में। और फिर जैसे ही वो उठा 62 में उसकी होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे ही अगर उसका समय खाली होता है तो उसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए क्या प्रावधान है। ठीक है, फिर 63 में आ जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 52 से 62 तक प्रेसिडेंट है हमारे। ये देखिए आप इस तरीके से हमने लिखा भी है कि 52 से 62 तक जो है प्रेसिडेंट है। उसके बाद आ जाते हैं 63 से 72, 63 से 70 तक, 63 से 70 तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो 63 में एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। 64 में वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब कि राज्यसभा का वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। ये 64 में वर्णित है, याद रखिए। 63 में वाइस प्रेसिडेंट का पद है, 64 में वो राज्यसभा का सभापति होगा, ये बताया गया है। 65 में वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कॉजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, वो जो है प्रेसिडेंट की तरीके से एक्ट करने के लिए, एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। तो ये किसमें है, 65 में बताया कि वो एक्ट एज प्रेसिडेंट करेगा। 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे होगा, मतलब उसका इलेक्शन कैसे होगा। फिर 67 में, 67 में टर्म ऑफ ऑफिस, उसका कितना कार्यकाल होगा। 68 में
टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, अगर उसकी वैकेंसी फिल हो जाए तो कितनी देर में भरेंगे, वो 68 में है। 69 में, 69 में उसकी ओथ अफर्मेशन क्या होगी, कैसे वो शपथ लेगा। 70 में डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटेंजेंसीज, अगर कोई और आ जाती हैं संभावनाएं, परिस्थितियां, तो उसमें वो प्रेसिडेंट के फंक्शन को डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, ये हमारे हो गए 63 से 70 तक वाइस प्रेसिडेंट, 52 से 62 तक प्रेसिडेंट के आर्टिकल, और 71, 72, 73, 71 में आ जाएगा मैटर रिलेटिंग टू कनेक्टेड विद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को, जो भी मैटर्स होंगे इनके चुनाव से संबंधित, किसके चुनाव से संबंधित, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित जो भी मामले होंगे वो 71 आर्टिकल में आएंगे। और 72 आर्टिकल में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की शक्तियां कि वो किसको क्षमा दे सकते हैं, उसके अपराध को सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, ये सब। 73 में एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यूनियन जो संघ है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर, जो उसकी कार्यपाली शक्तियां हैं, उसको एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब कि ये सबसे ऊपर बना दी गई है। तो 73 में जो है एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की बढ़ा दी गई है। ये यूनियन को शुरू करने से पहले ही चालू हो गया यूनियन, है ना। तो इस तरीके से हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट देख लिए, और ऊपर हमने देख लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यहाँ पे हमने देखा फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे हमने देखा सिटीजनशिप, ये हो गई यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे यूनियन पे आ जाते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर्स होंगे और अटॉर्नी जनरल होगा। ये संघ का कार्य देखेंगे, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे चलेगी, ये सब ये कार्य देखेंगे। तो 74 में बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्रियों का सभा होगी, समूह होगा 74 में। 75 में अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स। 76 में आ जाता है मेन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI जिसे कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में है, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैसे बिजनेस करेगा, 77 में है। 78 में ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, मतलब इंफॉर्मेशन को प्रेसिडेंट तक पहुंचाने में प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज क्या होंगी। ठीक है, तो ये 78 में, 78 इंपॉर्टेंट है इसमें, इसमें 78 इम्पॉर्टेंट है और 74 इम्पॉर्टेंट है और 76, ये 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हो गया हमारा यूनियन मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, यूनियन मिनिस्टर तक। अगला पार्लियामेंट हम इसके पार्ट सेकंड में स्टार्ट करेंगे। ये हम ख़त्म कर रहे थे हमारे आर्टिकल्स 1 से 395 तक। ठीक है, तो इनको हम 4 पार्ट में ख़त्म करेंगे, जिससे आप रिवाइज भी अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।